आज वही जिम्मेदारी जब मुझे पंजाब में मिली है तो ये ऊपर वाले ने सोच समझ के दी है। मैं 23 जिलों में घूम के आया हूँ। अच्छा। और हर जिले का पूरा सिनेरियो मेरे पास है इस समय, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ किस चीज़ की नीड है, कहाँ किस चीज़ की चीटिंग ज़्यादा है। ऐसे तो खनन भी बहुत है जी। पर उस खनन का आम पब्लिक का सीधा असर नहीं पड़ रहा, समझिए बताओ। रेवेन्यू में पड़ रहा है, मान रहा हूँ मैं। बिल्कुल सही। नशे से हर आदमी फर्क पड़ रहा है। और ये जो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि झूठा इमिग्रेशन, झूठे पासपोर्ट, झूठे वीज़ा, ये बहुत बड़ा माफिया है पंजाब के अंदर, बहुत बड़ा नेक्सस है इसके अंदर। डॉक्टर अलग चीज़ है, हॉस्पिटल अलग चीज़ है। बात समझिए आप, हॉस्पिटल एक इंडस्ट्री है। जी जी जी। जैसे अभी आपने सुना होगा कि जीरकपुर की बच्ची ने हॉस्पिटल में रिजाइन कर दिया अभी थोड़े दिन पहले कि मैं नहीं कर सकती काम, कि साइन तो हमारे कराते हैं और ज़बरदस्ती लोगों को वेंटिलेटर पर रखते हैं, ज़बरदस्ती कहते हैं आईसीयू में रखो, बिल बनाओ इनका मोटे से मोटा। मैं फिर कह रहा हूँ कि डॉक्टर नर्सें ये भगवान के रूप में, बिल्कुल। लेकिन जो इंडस्ट्री चला रहे हैं उनको क्या लेने देना, वो डॉक्टर ही नहीं है खुद। बड़ी मजेदार बात है कि बहुत सारे हॉस्पिटलों के जो मालिक हैं वो डॉक्टर नहीं है, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं। जी जी जी। ये सीख भी मुझे मिली कोविड के अंदर, तो मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा है। 4286 डेड बॉडी हमने क्रिमेट की हैं कोविड के अंदर। पेशेंटों को हिसाब ही कोई नहीं है, लेकिन अपनों को अपनों से धोखा करते हुए देखा है। मैं जानना चाहता हूँ कि पंजाब में आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पंजाब की तरक्की को रोक रही है, या क्या पंजाब को ज़रूरत है आज ताकि वो और तरक्की कर सके? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी टॉक्स। आज मेरे साथ है पद्मश्री जतिंदर सिंह शंटी जी एंड ये वो इंसान है जिन्होंने हमारे समाज को खून दिया है, वक्त दिया है और जीने का एक राह दिया है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपने 106 बार खूनदान किया है। जब आपने पहली बार खून दिया था तो कैसा फील हुआ था? वैसे अब 107 बार हो गया, क्योंकि 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह जी के जन्मदिन पे, सॉरी शहीदी दिवस पे मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ कैंप था, वहाँ भी एक बार और दे आया। ठीक है। मुझे लगता है हमारे शरीर में कुछ कम नहीं होता है, इससे बढ़ता ही है कुछ ना कुछ। जी जी। और मैं तो शायद 18 साल का था जब मेरे घर के पास एक बैंक मैनेजर थे, उनका ओपन हार्ट सर्जरी था। ओके। तो उन्होंने, आंटी जी ने मेरी मम्मी से आके कहा कि ऐसे ऐसे इनका ऑपरेशन है मेरे हस्बैंड का और ब्लड नहीं मिल रहा। ओके। तो मेरी माँ को विश्वास था, या जिसे कह लो, या हमारे पंजाबियों में होता ही है थोड़ा सा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हल्ला शेरी का, मेरे जी। पुत्र को ले जाओ। अच्छा। और वो दैट टाइम आई वाज फर्स्ट टाइम डोनेट ब्लड, ओके। 18 एस्कॉट हॉस्पिटल। ऑलराइट। आई वाज 18। वाह। तो चांस की बात है कि उनका ए बी पॉजिटिव था और मेरा भी ए पॉजिटिव था। तो बन गया वो। तो वैसे नहीं भी होता तो एक्सचेंज हो जाता, खैर वो। जी 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 जी। बट वो मैं तो देखिए भूल गया, हाँ जी। पता भी नहीं लगा, जवानी का टाइम होता है। जी। पर उसके बाद वो अंकल जहाँ भी मिलते थे कॉलोनी में मुझे, या शादी ब्याह में, दुख सुख हाँ में, जी। जहाँ 50 लोग खड़े होते थे, तो एक ही बात कहते थे, मैं तो शंटी के खून से जिंदा हूँ। वाह। मुझे लगा यार ये खून की कितनी बड़ी वैल्यू है। बिल्कुल जी। और ईश्वर ने ऐसी कृपा करी कि मैंने ब्लड कैंप करना शुरू कर दिया दिल्ली में। जी। और ब्लड कैंप तो शायद 200 से ज़्यादा बार हम कर चुके हैं। ओके। हाँ, मेरी सेंचुरी 2019 में हो गई थी। ठीक है। हाँ, देता ही चला गया, देता ही जी चला गया। जी 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 जी। एक ना अनजान इंसान को अगर हम हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो अंदर से एक वो फीलिंग आती है। आप उस फीलिंग को कैसे देखते हैं? कैसा महसूस होता है आपको? मुझे लगता नहीं कि अपने परिवार को तो देखो जानवर भी खिलाता है, पंछी भी खिलाता है। जी जी जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं जी। तो उस चीज़ का, उस सुकून का मुकाबला आप किसी दूसरे सुकून से नहीं कर सकते हैं। इंसानियत वही है मेरे हिसाब से। अपने लिए जी तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, बहुत मज़ा आता है जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन राइट्स कमीशन में आप हैं, उसमें रह के इंसानियत का वो एक बुरा चेहरा आपने देखा हो, आप कुछ बताना चाहें कि वहाँ पे रहते हुए आपने कुछ ऐसा देखा हो जो आपको लगा हो कि इंसानियत से परे है, तो कुछ बताना चाहें आप? देखिए हमारे देश में जो ह्यूमन राइट कमीशन है, जी 1993 में है ये। जी
पंजाब में 97 में आया। ओके। बाहर की बहुत कंट्रियों में 200 साल से है। और सच जानो तो ये जो मनुष्य अधिकार कहते हैं इसे पंजाबी में, जी। इसकी आवाज तो साहिब श्री गुरु नानक देव साहब ने चला दी थी 550 साल पहले जी। कि बच्चियों का भी अधिकार है। जी। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। राइट। और ये जो लंगर की प्रथा लेके आए साहिब श्री गुरु नानक देव साहब, आज तक खत्म नहीं हो रही है, बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। क्योंकि नीड है, जैसे जी। हवा, पानी, शिक्षा, जी जी ये जरूरी है ना इंसान जी के जी लिए। जी तो लंच भी तो जरूरी है, बिल्कुल उनके सही लिए भोजन भी जरूरी है ना। जरूरी है। इसी प्रकार गुरु तेग बहादुर साहब की बात करें, अपने लिए अपनी मांग को मांगना, अपने अधिकारों को मांगना ये दुनिया में चलता रहा है, लेकिन किसी और के लिए कुर्बानी देना मनुष्यता की खातिर, ये साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने साबित किया। चांदनी चौक के अंदर अपनी शहादत देके भाई मती दास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी के साथ। जी जी इसे कहते हैं मनुष्यता की, जो वाकई में जो अधिकार होते हैं उन्होंने दिखाया कि नहीं, इनका जीना जरूरी है। जीना जरूरी है। लड़ाई लड़ी उन्होंने। अगर मैं भगत सिंह जी की बात करूं, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, अशफाकुल्ला खान, जतिन दास, ये लोग सब जेल में थे लाहौर में। और जेल की रोटी सड़ी गली होती है थोड़ा। अब तो थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज हो गया, अब कई कमीशन आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर करता है। पहले ये चीज़ें पहले नहीं थी। तो भगत सिंह जी ने नारा दिया था जेल में कि रोटी वही खाएंगे जो इंसानों को दी जाती है, जानवरों वाली नहीं खाएंगे, लाहौर जेल में। और भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा ये 2-4 दिन में थक जाएंगे, बच्चे हैं, लेकिन 123 दिन की भूख हड़ताल चली। वो 123 66 दिन के बाद एक साथी उनका शहीद हुआ था, जतिन दास, जो बंगाल के रहने वाले थे। मात्र उम्र 21 साल थी। और इतिहास बताता है कि जब उनकी डेड बॉडी कोलकाता के गांधी मैदान में रखी गई थी तो 5 लाख लोगों ने दर्शन किए थे, जबकि पॉपुलेशन कम थी देश की। जी उस टाइम तो उनको शेरे बंगाल का खिताब दिया था। लेकिन जीता कौन? शहीद आजम भगत सिंह और उनकी टीम। ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, उनको खाना भी देना पड़ा, दवाइयाँ भी देनी पड़ी, अखबार भी देनी पड़ी। ये क्या था? ये ह्यूमन राइट्स की बात थी। ह्यूमन राइट्स की बात। तो आज वो जिम्मेदारी जब मुझे पंजाब में मिली है, तो ये ऊपर वाले ने सोच समझ के दी है। और इसका जो स्वरूप है कि ह्यूमन राइट क्या होता है, वायलेशन क्या होती है, ये मैं सब ऑलरेडी सीखा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है। जी हमारी जो दिल्ली में संस्था है शहीद भगत सिंह सेवा दल, उसके माध्यम से हम हॉस्पिटल, डेड बॉडीज के ऊपर बहुत काम कर चुके हैं, शमशान घाट के ऊपर, ब्लड डोनेशन के ऊपर बहुत काम परमात्मा ने कराया है। और उसके बाद बहुत भयानक रूप हमने कोरोना में देखा है इसका। जी किस प्रकार से सारे अधिकारों को एक तरफ छोड़ के बहुत सारे हॉस्पिटल वाले, लैब वाले, फार्मा कंपनी वाले, इंश्योरेंस कंपनी वाले, ये सारे एक माफिया बन गया था। सारे अधिकार इन्होंने दत्ता बता दिए, और जिस बीमारी का इलाज नहीं था 50-50 लाख रुपए लिए इन्होंने। वो मेरे दिल को छुआ हुआ था। और लकीली जब कोरोना खत्म हुआ तो मुझे पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया माननीय राष्ट्रपति जी की तरफ से। तो उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने मुझे एज ए एडवाइज़र और एज ए डिफेंडर फॉर द NGO एंड ग्रुप्स जो होते हैं इनके डिफेंडर्स के पूरे देश के, उसमें उन्होंने चुना। और 2-3 साल मैंने वहाँ सेवा की। कुछ नियम मैंने वहाँ पे एडवाइजरी पास कराई, ठीक है, जो अब मैंने पंजाब में लागू कराई हैं आके। अच्छा। जैसे कोई भी हॉस्पिटल बीमार पेशेंट ठीक होने के बाद कितना भी बिल हो, चाहे 10 लाख 5 लाख, वो मरीज को रख नहीं सकता है, बंधक बना के नहीं रख सकता है। बंधक नहीं रख सकता। नो, ठीक है। उनको छुट्टी देनी पड़ेगी, अंडरटेकिंग ले लें उनसे। जी भाई अगर उनकी इंश्योरेंस है, हाँ जी, तो 4 दिन में आ जाएगी, 6 दिन में आ जाएगी। वो नहीं है इंश्योरेंस, पैसे नहीं है उनके पास, और वो कहते हैं जी हम दे सकते हैं, हमारे कहीं से आने हैं, किसी बच्चे ने बाहर से भेजने हैं, तो चेक ले लें जी। ठीक। और एक तीसरी कंडीशन और है कि अगर बिल्कुल नहीं दे सकते हो, बिल्कुल ही गरीब है और पहले ही निचोड़ चुके हैं, वो ऑलरेडी 10 लाख का उन्होंने बजट दिया था और 25 लाख ले लिए, तो उनके बेचारों घर बार तो बिक गया जी। फिर भी छोड़ना पड़ेगा। उसका उस क्लास में
हम एंटर करेंगे उसमें, ह्यूमन सरकार एंटर करेगी उसमें, जी जी और उसको हम डेड बॉडी दिलाएंगे, पेशेंट दिलाएंगे। ये नियम हमने लागू कर दिया 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को हुआ यस। ठीक है इसी के साथ साथ जी जितने भी शमशान घाट हैं जी पंजाब और चंडीगढ़ के, कोई भी असहाय आएगा, गरीब आएगा, उसका संस्कार फ्री होगा, उसको लकड़ी के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है उसका पैसा कॉरपोरेशन देगी। ओके कॉरपोरेशन के पास बहुत फंड होते हैं। जी जी एक चीज इसमें और लाए हैं हम कि जितने भी हॉस्पिटल हैं छोटे या बड़े, 10 बेड का भी हो सकता है, 100 का भी, 500 का भी, मॉर्चरी कंपलसरी है। होनी चाहिए ठीक है रात के 3 बजे कहते हैं डेड बॉडी घर ले जाओ। अब कैसे ले जाएं घर पे, बेचारे को कहाँ रखेंगे? उस समय उनके यहाँ मॉर्चरी होनी कंपलसरी है और एम्बुलेंस होना जरूरी है, नहीं तो उनका जो लाइसेंस है हॉस्पिटल अगले साल रिन्यू नहीं होगा। ठीक है ये हमारी एडवाइजरी में आ चुका है ऑलरेडी। चुका है हुआ 3 एडवाइजरी आई हैं अभी तक, जी 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 ये पहली थी। हुआ दूसरी एडवाइजरी आई है हमारी सफाई कर्मचारियों के लिए ठीक है कि उनके भी एक राइट्स हैं। हम्म, वो इंसान है और उन्होंने कोविड में एक योद्धा का काम किया है। बिल्कुल जब हमारे खुद के बच्चे हमारे पेशेंट के ग्लव्स उठाने को तैयार नहीं थे, अपने पिता के भी, उस समय जो कर्मचारी थे एक योद्धा के रूप में काम कर रहे थे। तो हमने जो एडवाइजरी पास किया उसमें, चाहे वो प्राइवेट, चाहे वो गवर्नमेंट, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर रहे हैं, उनको सारी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। ग्लव्स, सैनिटाइजर, मास्क, कैप, शूज एंड इंश्योरेंस। ओके इंश्योरेंस भी यस, ये दूसरी थी एडवाइजरी हमारी। जी तीसरी एडवाइजरी आई है हमारी एम्बुलेंस के लिए। इसका नाम रखा हमने एम्बुलेंस पायलट। ओके जिस प्रकार कोई वीआईपी जा रहा होता है, रास्ते खाली हो जाते हैं, तो व्हाई नॉट जो एक पेशेंट जा रहा है और उसकी जो डेथ बेड पे है, एक्सीडेंट में है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, हार्ट का ऑपरेशन है, डिलीवरी केस है, और जैसे सपोज किसी छोटे गांव से उन्होंने कहा जी चंडीगढ़ ले जाना पड़ेगा, तो वो रास्ता अगर 40 मिनट का है और जाम मिलता है तो 60 मिनट का भी हो जाता है। लेकिन अगर उसको पायलट आगे लग जाए तो सारा काम 30 मिनट में भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में वो 112 पे फ़ोन करेंगे, जो भी नज़दीकी पीसीआर गाड़ी होगी, नहीं तो फिर एसएचओ की ड्यूटी है कि उस पेशेंट को उस हॉस्पिटल कंसर्न जो भी हॉस्पिटल है उसके डेस्टिनेशन पे छोड़ के आएंगे और एक ज़िंदगी को बचाएंगे। ये है ह्यूमन राइट्स मिशन। वाह वाह बहुत सुंदर काम कर रहे हैं आप। हमने शहीदों की बात की थी, कुर्बानियों की बात की है। मैं जानना चाहता हूँ कि पंजाब में आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पंजाब की तरक्की को रोक रही है? या क्या पंजाब को ज़रूरत है आज ताकि वो और तरक्की कर सके या अपने जो पॉपुलेशन है उसे खुश रख सके? देखिए पंजाब ना हमारे देश का हुँ, कुमाऊं पूत है, जी। खुशहाल पूत है, हुँ, ठीक। लेकिन जिनको सुख ज्यादा मिलते हैं ना, उनको दुख भी मिलते हैं। हुँ, जैसे मस्कीन जी कहते थे कि जिस वृक्ष पे फल ज्यादा आते हैं पत्थर वहीं पड़ते हैं। पंजाब को नजर लगी है, हुँ, पंजाबियत को नजर लगी है, और कई दौर में से निकला है पंजाब। जी, जी। अगर भारत पाकिस्तान होता है तो लाखों लोग कहाँ के कटते हैं? पंजाब के। पंजाब लाशें कहाँ आती हैं? पंजाब में। कोई ह्यूमन राइट नहीं। हुँ, उसके बाद पंजाब में एक आतंकवाद की लहर चलती है हुँ, जो चलाई जाती है ऑर्गेनाइज तरीके से। हुँ, टेररिज्म पैदा किया जाता है कि किसी तरीके से सिखों को अपने बस में किया जाए। उसमें एक जनरेशन हमारी मारी गई, जी। नजायज मारी गई। बहुत बड़ी शक्तियों ने या तो उन बच्चों को मार दिया या जेलों में डाल दिया। ये उस टेररिज्म के दौर की बात कर रहा हूँ मैं। हुँ, 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 बच्चे कुछ बाहर भाग गए, जी, ये पहला दौर था। जी, उसके बाद एक दौर और आया पंजाब में कि बाहर जाने का शौक उठा लोगों को हुँ, कि यार वहाँ काम तो है, यहाँ काम नहीं है, जबकि काम यहाँ बहुत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ जितनी हमारी उपजाऊ जमीन पंजाब की है, जी। कहीं कहीं के नहीं है। खुशहाल जो है पंजाब है। हुँ, हुँ, हुँ। आज लाखों लोग यहाँ आके रोटी खा रहे हैं। जी, बिल्कुल सही। लेकिन लेकिन ऐसा बदलाव आ गया था कुछ उनके अंदर,
वो आतंकवाद वाली बात समझ लो दिमाग में थी, कुछ रोजगार बढ़ाने की थी। जिसे देखो जमीन बेच के कनाडा जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, लंदन जा रहा है। जी। काफी घर खाली हो गए उससे। वो दूसरा दौर था। हम्म, फिर एक दौर आया धर्मांतरण का, हम्म, ये भी पंजाब के ऊपर पड़ा। हम्म, बहुत नुकसान हुआ उससे पंजाब का। जी, जी, और अब जो चौथा दौर चल रहा है नशे का, हम्म, ये उससे ज्यादा खतरनाक है। जी, बच्चे बच्चियां शुरू में फ्री में पिलाया गया इनको, हम्म, और ये छोटे स्तर पे नहीं है, बहुत बड़े स्तर से काम चल रहा है ये। पहले ये कह देते थे पाकिस्तान से ड्रोन से आ गया है, वो ऐसा कुछ नहीं है। अब तो बड़े बड़े जहाजों में, शिप में आता है, वो गुजरात में और बॉम्बे में, वहां से दिल्ली आता है, दिल्ली से बाई ट्रेन आता है। बहुत बड़ा सिस्टम है ये, ऑर्गेनाइज तरीके से। उसमें बहुत अधिकारी भी संलिप्त हैं, अच्छे तरीके से। ऐसे नहीं बिक सकता ये, नहीं बिक सकता, जी, जी, मैं दावे से कहता हूँ। जी, अभी सिलेंडर की ब्लैक हुई थी देश में, राइट, हाँ जी, एक सिलेंडर तो किसी को ले जाने नहीं दे रहे थे, साइकिल पे। सही बात है, इतना बड़ा नशा कैसे आ जाता है, बिल्कुल, कहाँ से निकल के आ जाता है, कैसे बिकता है फिर वो, राइट, फिर कैसे सड़कों पे लेट के पी रहे हैं वो, और इंजेक्शन लगा रहे हैं अपने अंदर, और कैसे दवाइयों की दुकानों पे बिक रहा है। इसके ऊपर हमारा अब काम चल रहा है। जी, जी, हमारा जो ह्यूमन राइट कमीशन है, हाँ जी, अकेले नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने कोर ग्रुप बनाया है पूरे पंजाब में। ओके, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने 10 से 15 लोग लिए हैं इसमें। मेरे पास 317 लोग आ चुके हैं, ठीक है, जो बन चुके हैं। जो इनको हम अपना एम्बेसडर की तरह यूज करेंगे। ओके, ये हमको सूचना देंगे कि फला जगह पे नशा बिक रहा है, ऑर्गेनाइज तरीके से, छोटे भैया नहीं, पुड़िया नहीं, बड़े वाले हुए। जी, फिर हमें पता लगेगा कि इनको सपोर्ट करने वाले कौन लोग हैं। कितना भी बड़ा कोई ऑफिसर हो, कितना भी ऐसा सूखदार कोई बंदा हो, हम उसके ऊपर सुमोटो कॉग्निजेंस लेंगे, जी, हर हालत में लेंगे। जी, हम अपने पंजाब को और पंजाबियत को इन चंद सिक्कों की खातिर, चंद गद्दारों की खातिर और ज्यादा बदनाम नहीं होने देंगे। बहुत हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है ये तो। बिल्कुल सही बात है, ये ज्वलनशील जो मुद्दा है अभी पंजाब में, नशे वाला, अभी एक दो मुद्दे और भी हैं जो मेरे पास आते रहते हैं बहुत ज्यादा, जी, जी, कि बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे, ये शो करते हैं कि बहुत अच्छा काम है, और यहाँ से लड़की बच्ची से शादी कर लेते हैं। अब जो बेचारे असमर्थ है थोड़े से, वो कहते हैं चले यार हमारे पास कुछ करने को तो है नहीं, और फ्री में शादी हो रही है। वो शादी करते हैं, या तो लेके नहीं जाते, अच्छा, ये कहते हैं जाके हम वीजा भेजेंगे, ये है वो है, वो आना गाना करते करते सालों निकल जाते हैं, बच्ची घर बैठी है। जी, या फिर वहाँ ले जाते हैं, 2 महीने बाद वापस भेज देते हैं। उसको एक नाम दिया हुआ यहाँ के लोगों ने, उसको हनीमून मैरिज कहते हैं, जी, करी और छोड़ी। ये भी मुद्दा बहुत बड़ा है हमारे पास। इसी प्रकार एक मुद्दा और है यहाँ पे। ये मैं आपको सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं 23 जिलों में घूम के आया हूँ, अच्छा, और हर जिले का पूरा सिनेरियो मेरे पास है इस समय, कहाँ क्या हो रहा है, जी, कहाँ किस चीज़ की नीड है, कहाँ किस चीज़ की चीटिंग ज़्यादा है। जी, ऐसे तो खनन भी बहुत है, जी, पर उस खनन का आम पब्लिक को सीधा असर नहीं पड़ रहा, समझिए बताओ। राइट, रेवेन्यू में पड़ रहा है मान रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बात, नशे से हर आदमी फर्क पड़ रहा है। और ये जो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि झूठा इमिग्रेशन, झूठे पासपोर्ट, झूठे वीजा, ये बहुत बड़ा माफिया है पंजाब के अंदर, बहुत बड़ा नेक्सस है इसके अंदर। उन परिवारों से जिनके पास रोटी खाने को पैसा नहीं है, 30 लाख 40 लाख रुपए तक ले लेते हैं ये। मैंने कल लेटर निकाला है तमाम डीसी को कि हमें लिस्ट दी जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग ऑथोराइज तरीके से, लाइसेंसी लोगों को बाहर भेजने का काम कर रहे हैं। पिछले 2 साल के अंदर उन्होंने कितने लोगों को भेजा है, कितने लोगों से उन्होंने वाइट पैसा लिया है, ब्लैक लिया है, और जो उनके भेजे हुए लोग हैं उनकी लिस्ट चाहिए हमको, ताकि हम पूछेंगे उनको कि आपसे कितने पैसे लिए हैं। और जो एक सबसे बड़ा खेल यहाँ हो रहा है कि डंकी बेसिस से भेजने का, हाँ जी, कहीं वो डंकी बेसिस तो नहीं भेजे हुए। तो कई लोगों ने यहाँ पे एक लाइसेंस लेके 5 दुकानें खोली हुई हैं। जैसे एक लाइसेंस ले लिया उन्होंने, सपोज मोहाली का, जी, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हाँ हूँ, जी, हाँ जी, एबीसी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, मोहाली, ठीक, हाँ जी, वीजा कंपनी, इमिग्रेशन कंपनी।
वही एबीसी अमृतसर में खुला हुआ है, वो लुधियाना में खुला हुआ है, जलंधर में खुला हुआ है। हाँ जी। 5 जगह चीटिंग हो रही है वो, उसकी भी लिस्ट मंगा रहे हैं हम। तकरीबन 10 दिन में हमारे पास लिस्ट आ जाएगी, फिर हम अपना काम शुरू करेंगे हम। उनकी दुकानदारियाँ बंद कराएँगे हम, क्योंकि उसकी वजह से भी लाखों परिवारों पे फ़र्क पड़ा है। राइट। कई लोगों ने सुसाइड कर लिया है जी। कि काम-धंधा वैसे नहीं था। हुँ। बाहर जाने के बच्चे की ज़िद को लेके ज़मीन भी बेच दी, राइट। ठीक? हाँ जी, हाँ ट्रैक्टर बेच दिए हाँ जी। और पैसा भी हाथ से चला गया। हुँ। तो वो नरबख्शी जो हैं, ये सब कुछ करने के बाद आज भी बैठे हुए हैं। बड़ी मज़ेदार बात है। क्या पुलिस को पता नहीं है? क्या प्रशासन को पता नहीं है? जी। क्या समाज को पता नहीं है? पता है तो अरेस्ट कराओ उनको, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही। खत्म तभी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो आपने मनुष्य अधिकार की बात की, हम इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं और हुँ। बहुत विस्तार से कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि चंडीगढ़ में ऑफिस है, लोग बैठे हैं बटाला में, गुरदासपुर में, अमृतसर में, तरन-तारण में, मालवा में, दोआबा में। हुँ। अब हमने क्या कर दिया, एक नंबर पारित कर दिया अपना, अच्छा। जो 24 घंटे का, उस पे व्हाट्सएप से कोई भी कंप्लेंट डाल सकता है अपनी विद आईडी, लिखित में। ठीक है। 98 55 47 55 47 हुँ। 985547 5547। ये आप स्क्रीन पे नीचे हाँ जी। चला जी, दीजिएगा। जी, जी। ये हमारे ह्यूमन राइट कमीशन चंडीगढ़ सेक्टर 34 से सोशियो 220-221 का है। हुँ। किसी ने मिलना हो पर्सन, तो सोमवार से लेके शुक्रवार तक 12 से 4 में आ सकते हैं वो, क्योंकि सुबह कोर्ट होती है हमारी। जी। और नशे के बारे में अगर कोई सूचना देना चाहे, जी। तो गुप्त सूचना हमें वो दे सकते हैं, उनका कहीं नाम नहीं आएगा। और हम दावे से कहते हैं हुँ। कि जहाँ की भी हमें सूचना आएगी, हुँ। ना वहाँ नशा मिलेगा, ना नशा वाला मिलेगा, ना उसके स्पॉन्सर मिलेंगे वहाँ पे, ना उसके जो रखवाले हैं, हुँ। कितने भी बड़े हुए हों, हम उनको नहीं बख्शेंगे किसी भी तरीके से। सरकार और प्रशासन से बड़ा कोई नहीं होता है अगर करने पे आ जाए तो। बिल्कुल सही और बात। देखते हुए भी हो रहा है तो हो रहा है, फिर चुप हो जाओ, फिर सो जाओ आराम से। जी, जी। ये हमारा अभी तक हमने जो किया है। वाह! एक ना मुझे पर्सनली लगता है कि पंजाब में जो पानी का मुद्दा वही बहुत चल रहा है आजकल, यूरेनियम की मात्रा, ग्राउंड लेवल वाटर की यात्रा और पानी तो एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन राइट होता है। तो क्या इस मुद्दे पे कोई काम चल रहा है? हम वैसे ज़्यादातर वो मुद्दे लेते हैं, हुँ। जैसे किसी का एक कंप्लेंट छप गई, लिया है हाँ वैसे जी। हमने, जी, अभी 6 दिन पहले हमने लिया कॉग्निजेंस। ठीक है। जैसे पनीर नकली बिक रहा था चंडीगढ़ में, हाँ जी। सिंथेटिक पनीर। ओके। हमने लिया कॉग्निजेंस उसमें, हुँ। सारी फैक्ट्रियाँ बंद कराई। हुँ। और चंडीगढ़ प्रशासन ने अब नियम बना दिया है कि किसी भी पनीर वाले का, किसी भी फास्ट फूड वाले का, मोमोज़ वाले का सैंपल उठा के प्राइवेट लैब में भी चेक हो सकता है, ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट में जाना है। ओके। और तुरंत एफआईआर है, नॉन बेलेबल है उसके ऊपर। हुँ। इसी प्रकार जो पानी वाला मुद्दा आपने कहा, जी। उसके ऊपर हम कॉग्निजेंस ले चुके हैं ऑलरेडी, शायद 1 हफ्ता के करीब हुआ है, मेरे पास कॉपी भी है उसकी। जी। वो इसीलिए लिया है कि वैसे तो देखा जाए पंजाब से अच्छा पानी कहीं का नहीं है। बिल्कुल सही बात। लेकिन कई जगह पर क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री का पानी उसमें आके मिक्स हो रहा है। हुँ। जो आस-पास कोई इंडस्ट्री एरिया है, जी। उसके ऊपर एक एक्शन होना चाहिए किसी भी तरीके से। जैसे मैं हुँ। अभी कहाँ गया था, लुधियाना जेल गया था। हाँ जी। हम जेलों का भी मैंने बहुत निरीक्षण किया है, हुँ। अस्पतालों का किया है, हुँ। स्कूलों का किया है। हुँ। तो उस जेल के आस-पास जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, हुँ। वो कितना केमिकल यूज़ कर रहे हैं और कौन-सा कर रहे हैं, आई डोंट नो, कि जेल के अंदर लोगों की आँखें जलती हैं। अच्छा। अगर मैं उसको रिलेट करूँ भोपाल गैस कांड से, जी, जी। तो अगर किसी दिन ऐसा बड़ा हादसा हो गया, हुँ। तो इनको ये नहीं पता लगेगा करना क्या है अब। हुँ। तो उसके लिए हमने सर्वे शुरू कराया है वहाँ की एसडीएम से, जी। कि किस फैक्ट्री में कौन-सा केमिकल यूज़ होना चाहिए, हो रहा है, हुँ। और उसको बुझाने का तोड़ क्या है। हुँ। क्योंकि आपको शायद इतिहास पढ़ें आप, जी। 72 घंटे तक भोपाल में यही नहीं पता लगा था ये केमिकल बुझेगा किससे। हुँ। आज तक लोग पिंगले पैदा हो रहे हैं वहाँ, जी, अपंग पैदा हो रहे हैं। जी, जी। तो ये चीज़ें पानी की, गैस की, पनीर की, हुँ। फूड की, ये सारी चीज़ें हम धीरे-धीरे ले रहे हैं आने वाले जी, जी। समय में। जी। जो हमारी निगाह में आया था उसको तुरंत ले लेते जी। हैं। इंडस्ट्रीज़ की बात करना चाहूँगा मैं। पंजाब एक एग्रीकल्चरल स्टेट है और जो पंजाब के लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि पंजाब ऐसे ही हरा-भरा रहे। लेकिन तरक्की के लिए बहुत इंडस्ट्रीज़ आ भी रही है यहाँ पे और सरकार भी बूस्ट कर रही है इंडस्ट्रीज़। तो क्या ये पंजाब के लिए सही है इतनी इंडस्ट्रीज़ आना यहाँ पे? पंजाब के लोगों के लिए सही है इतनी इंडस्ट्रीज़ आना?
देखिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो होता है ना जी वो रेवेन्यू से चलता है, स्टेट जो है जी जी बहुत सारे स्टेट तो है जो शराब की कमाई से चल रहे हैं, हम्म इनकम आती है उसकी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे साथ के लगते हैं टूरिज्म वाले स्टेट है, राइट वहाँ तो कोई फैक्ट्री नहीं है हम्म और टूरिस्ट आता है, शराब की बिक्री होती है, उनको रेवेन्यू आता है, उससे चल रहे हैं। जी लेकिन पंजाब का सौभाग्य है हम्म कि यहाँ की धरती बड़ी शक्तिशाली है जी और यहाँ का बिजनेस, क्योंकि उनको सब्सिडी वगैरह भी बहुत मिली है। हम्म सब्सिडी देने से क्या होता है कि जो इंडस्ट्री है उसका रुझान उधर को होना शुरू हो जाता है। जैसे कई साल पहले हिमाचल में बद्दी में हुआ था, राइट हाँ जी तो वो लोग चले गए थे वहाँ पे। हम्म आज फिर लोग पंजाब में आने शुरू हो गए हैं। हम्म पंजाब का टेररिज्म खत्म हो गया है, जी पंजाब का माहौल अच्छा हो गया पहले से, बिजनेसमैन है आ रहा है अब कभी किसी का प्लान नहीं सुनेंगे आप यहाँ से। हाँ जी उल्टा हर महीने ट्रेन से लाखों लोग आ रहे हैं कहीं आ ना रहे कहीं हैं, से राइट और खप जाते हैं यहाँ पे, हाँ जी कहीं ना कहीं खप जाते हैं। तो मुझे लगता है ये जो आने वाला समय है, हाँ जी और जैसा भी हम देख रहे थे कि फॉरेन कंट्री से बहुत डेलीगेशन आए थे कुछ, या बड़े जी बड़े अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल की, जी और ये इससे बच्चों को व्यापार मिलेगा, बिल्कुल रोजगार मिलेगा, व्यापार मिलेगा, जमीन के भी रेट बढ़ेंगे। जी और बिल्कुल मैं एक बात और नोट करता हूँ कि गाजियाबाद या आसपास यूपी में और कई स्टेट है जहाँ बहुत ऐसे एरिया है जहाँ मैं उनको बहुत खुशहाल नहीं कह सकता, ओके कई जगह पे क्राइम भी है, बट वहाँ पे जमीन आज भी 1 करोड़ रुपए बीघा से कम नहीं है, जी यानी 1000 गज। लेकिन जब मैं पंजाब में घूमता हूँ तो कई स्टेटों में यहाँ आपको 25 लाख में एकड़ मिल जाती है, हाँ जी यानी 5 लाख की जी बीघा। जी जी ऐसा क्यों है? अगर इंडस्ट्री आ जाती है तो ये कमी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है इंडस्ट्री आनी चाहिए यहाँ पे। हाँ, चंडीगढ़ के बारे में, चंडीगढ़ पंजाब का कैपिटल है, हरियाणा कैपिटल है और बहुत सुंदर शहर है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे बहुत इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हमने सुना है उसके बारे में। तो इसमें किसकी लापरवाही है कि ये सब कुछ हो रहा है? किसकी गलती है? किसका फ़ॉल्ट है? जो केस हो रहे हैं मैं समझ रहा हूँ नशे की वजह से हो रहे हैं। नशे की वजह अब से। जैसे देखिए कि आप जो एक क्या बोलते हैं उसको, जो ग्रेनेड फाड़ा बच्चों हाँ ने जी, हाँ जी, हाँ जी। चंडीगढ़ में, जी, जी। जब वो पकड़े गए तो क्या पता लगा कि 3-3 हज़ार रुपये दिया था उनको, हुँ। वो नशेड़ी थे। हुँ। अदरवाइज ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है यहाँ पे ऑर्गनाइज़ नहीं ना। है, ठीक है। अब किसी ने किसी को निशाने बना लिया है, जैसे जी। किसी एक जिम से एक लड़का निकला उसको गोली मार दी, हुँ। वो बड़ा फेमस हुआ था ये, जी, जी। वो एक आपसी रंजिश हो गई। हुँ। साफ सुथरा शहर है सारी, बट ठीक है, इसमें कोई जी। दो राय नहीं है। हाँ जी। लेकिन अगर मैं मेडिकल सुविधा की बात करूँ हुँ। तो यहाँ पे 1 या 2 सेंटर है हाँ जी। और सबका भरोसा उसी के ऊपर बैठता है। कोई हिमाचल से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है। हुँ। पीछे मैंने सरप्राइज इंस्पेक्शन किया था 32 वाले हॉस्पिटल में, ओके। मुझे बहुत दुख हुआ देख के वहाँ पे, हुँ। जिस हॉस्पिटल का 700 करोड़ का बजट हो, अच्छा, हाँ जी। एक भी वेंटिलेटर नहीं था वहाँ पे। अच्छा। मेरे देखते देखते 2 बुजुर्गों की डेथ हो गई थी, हुँ। सबके हाथ में अम्बू बैग पकड़ाए हुए थे उन्होंने। तो मैंने कहा वेंटिलेटर क्यों नहीं चलाते? कहते जी है ही नहीं, नो है। पर वो मैंने कहा चलाओ, कह रहे टेक्नीशियन नहीं है। तो हमने उसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया जी। और जब मैंने रिपोर्ट निकाली इस हॉस्पिटल की हुँ। पिछले सालों की, तो 2025 में ही 21 में सॉरी, जी, जी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने हुँ। 96 वेंटिलेटर इनको डोनेट किए थे पीएम फंड में, जिसकी एक की कीमत 4 लाख रुपए थी। अच्छा। कहाँ गए वो? हुँ। कहाँ गए वो? 700 करोड़ का बजट आता है। जी, जी। जब मैं गया तो 70-72 पेशेंट स्ट्रेचर के ऊपर हुँ। 2-2 दिन से लेटे हुए थे। ओह! बहुत सख्त कॉग्निजेंस लिया इसके ऊपर और हमारे जाने का ये हर्ष हुआ जी। कि यहाँ के एमपी साहब गए वहाँ, हुँ। पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठा। फिर गवर्नर साहब ने राउंड किया यहाँ पे 3 अप्रैल को। ओके। इसका मतलब मुद्दा ज्वलनशील था ना, जी, 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 मैंने जी। छेड़ दिया तो हो गया काम शुरू। बहुत ज़रूरी था। तो कहने को अगर चंडीगढ़ अच्छा शहर है, हाँ जी। दुनिया यहाँ से बाहर आती है, टूरिस्ट सिटी है, जी। लेकिन फैसिलिटी भी तो चाहिए ना जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही। जैसे मैं रात को घूम रहा था, दिसंबर की बात है, 22 सेक्टर में मैंने क्या देखा कि बहुत सारे लोग पटरियों पर सोए हुए थे, 200-250 के करीब, ओके, मार्केट के बाहर। ठीक है। रजाइयाँ भी नहीं थी उनके पास।
अच्छा। कुछ चद्दर में था, किसी टेंट लपेटा हुआ था। हुँ, 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 तो मैंने अगले दिन कॉग्निजेंस लिया, बुलाए कॉर्पोरेशन वाले, हुँ। सोशल सर्विस वाले। तो कहने लगे, ये ऑलरेडी पूरी चंडीगढ़ में 12 सेंटर हमारे चल रहे हैं नाइट शेल्टर, ओके। और कितने बनाएंगे, हुँ, इनको बोलो 2 किलोमीटर दूर आ जाएं। तो मैंने कहा, जी किसी ने प्यास से यहाँ लग गया, 2 किलोमीटर दूर पानी पीने जाएगा क्या वो? हुँ। और अगर 12 बन सकते हैं, 14 क्यों नहीं बन सकते वो? जी, जी, 16 क्यों नहीं बन सकते वो? जी। तो हम तो छोड़ेंगे नहीं आपको, हम आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे हुँ, कि आप 250 लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल सही। यहाँ रात को ठंड में जो मर जाएगा उसका जिम्मेदार कौन है? जी, जी। तो अब जाके 10-15 दिन पहले हमको लिखित में देके गए हैं कि आने वाले अक्टूबर में जो लगेगा वो 4 महीने के लिए लगता है हर साल, ओके। नाइट शेल्टर बोलते हैं हाँ जी, उसको। हाँ जी, हाँ जी। देके गए हैं कि लगेगा जी वो, हुँ, क्योंकि मैंने मुद्दा छेड़ा था वो। बहुत, बहुत। तो इन कामों में मज़ा आता है हमको काम करने हाँ, में, कि जब सीधा डायरेक्ट हमें दिखता है, जी। बिना शिकायत के भी हम कर सकते हैं। हमें सिर्फ इतना पता लग जाए, दिख जाए मुझे कहीं पे, हाँ, तो तो मैं घुस जाता हूँ, इन्वॉल्व हो जाता हूँ मैं उससे। ये बहुत अच्छी पावर है, कुछ बहुत अच्छे से यूज़ भी कर रहे हैं उसे। बिल्कुल। बहुत अच्छे से यूज़ करें। चंडीगढ़ में ना फ्लाईओवर्स बन रहे हैं अब, हमने सुना है फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और डेवलपमेंट हो रही है। क्या चंडीगढ़ की जो ब्यूटी है, ग्रीनरी है, क्या उसे ये खराब करेगी? मेट्रो की बात भी हो रही थी चंडीगढ़ में, तो क्या वो आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए आपके आनी हिसाब से? चाहिए। आनी चाहिए। देखिए, जब दिल्ली में आया था ये जी। मेट्रो का सिस्टम, हुँ, उस समय लोगों को लगा यार ये रुकावट होगी, होगा। लेकिन आप एक बात नोट करिए, हाँ जी। सपोज़ चंडीगढ़ में 100 गोल चक्कर तो होंगे जहाँ लाइटें होती हैं, हाँ जी। 100 तो होंगे। जी, जी। उस 100 पे 1-1 मिनट के लिए अगर गाड़ियाँ रुकती हैं, हुँ, सारे लोगों को गाड़ी बंद करने की आदत नहीं है, हाँ जी। तो वो जो पॉल्यूशन है, हाँ, वो फैलता है। बिल्कुल सही। अब अगर फ्लाईओवर बन जाता है तो गाड़ी रुकी नहीं, हाँ जी, टाइम बचा, टाइम बचा। पॉल्यूशन बचा, हाँ जी, टेंशन बची, टेंशन तो उसका बहुत फ़ायदा है। बहुत फ़ायदा आने वाले समय में अगर ऐसी चीज़ हो जाती है, राइट। तो 2, 4, 6 में अब देखिए, मेरा घर और मेरा ऑफ़िस हुँ, 34 में मेरा ऑफ़िस है, 39 में रहता हूँ। जी। 4 एंड हाफ किलोमीटर है। हुँ, सुबह मैं जाता हूँ, मुझे आधा घंटा चाहिए कम से कम, जी, क्योंकि हर हर चौक पे रुकना पड़ता है। बिल्कुल सही बात। ये अच्छी बात है कि ये लोग ट्रैफ़िक के नियम को पालन करते हैं, हुँ, बट वो अगर बन जाते हैं फ्लाईओवर तो लोगों का समय तो बचेगा इसमें। समय समय अब आप बचा। देख लीजिए, खरड़ से आने में पौना घंटा लग जाता है। जी, आप दिल्ली से अम्बाला तक से ही आ जाते हैं। हाँ, उसके बाद डेरा बस्सी से लेके चंडीगढ़ में आने में 1.5 घंटा चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जबकि आपने देखा होगा कि जीरकपुर में एक फ्लाईओवर भी बना है। हुँ, रश ही इतना है, टूरिस्ट इतना है। सही बात। लेकिन आने वाले समय में जो शिमला के लिए रोड निकाल रहे हैं, ये अम्बाला से कट मार रहे हैं। अच्छा, अभी पीछे पास हुई, 1.5 महीना हुआ है। जी, 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 जी। वो अगर बन गई हुँ, तो इस रोड पे आधा रह जाएगा ट्रैफिक, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो पहाड़ों पे जाने वाले हैं, वो वहाँ से निकल जाएँगे, कुल्लू मनाली, शिमला, कसौली, वो उधर से निकल जाएंगे, बाहर से फिर निकल इधर नहीं जाएँगे। आएंगे फिर जी, वो। जी, 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 तो ये अगर बनते हैं जैसे आपने चंडीगढ़ में कहा, तो मुझे लगता है इसका बहुत बेनिफिट होगा। बहुत बेनिफिट होगा। अ, फिर से पंजाब पे आना चाहूँगा। पुराने पंजाब की एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि इस नए पंजाब में मिसिंग है? पुराने पंजाब में हाँ जी, क्या बोला? कोई ऐसी चीज़ जो नए पंजाब में मिसिंग है? कल्चर। कल्चर। पुराना पंजाब हमारा भाईचारे का प्रतीक था। हाँ जी, लोग शाम को चारपाई पे बैठते थे, चौपाल पे बैठते थे, दुख सुख के बांटते थे। जी। मैंने तो ये बचपन में ये भी देखा कि जैसे किसी की शादी होती थी, गरीब हुआ चाहे अमीर है, हुँ, पूरा गांव वाले उस घर के अंदर कोई दूध दे के जा रहा है, कोई खोया दे के जा रहा है, कोई गेहूं दे के जा रहा है, कोई चावल दे के जा रहा है। जी। इवन देन किसी की डेथ होगी तो एक एक घर से लोग एक एक लकड़ी भी लेके जाते थे। हुँ, वो कल्चर चेंज हो गया यहाँ पे। हुँ। अब तो जो बुजुर्ग यहाँ रह भी रहे हैं, बच्चे उनके बाहर है। जी, जी, जी। अगर किसी की डेथ हो गई तो उनको बाहर से आने में 4-4 दिन लगते हैं, बॉडी मोर्चरी में रखनी पड़ती है। हुँ, तो बहुत बड़ा कल्चर में चेंज आया है इसमें, सोशल इसमें सिस्टम। कोई दो राय नहीं है। जी, जी, जब जी। से समृद्ध हुए हैं लोग, पैसा आया है, हाँ जी, लोगों के रिश्ते छोटे पड़ गए हैं अब, बिल्कुल। कमज़ोर हो गए हैं रिश्ते, जी, मोबाइल फ़ोन तक सीमित रह गए हैं अब। हाँ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब के अंदर एजुकेशन के हब हैं, हाँ जी। लेकिन उस हब के अंदर पंजाब के लोग कितने परसेंट जा रहे हैं, ये भी हुँ, सोचिए आप। मैक्सिमम 90% लोग तो बाहर से आके पढ़ के जा रहे हैं। यहाँ के 10% पढ़ रहे हैं, पढ़ के बाहर चले जाते हैं वो। हुँ, यहाँ ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं है? बिल्कुल सही। लेकिन मुझे लगता है, जो मेरी पर्सनल सलाह है, हाँ जी। कि हमारे कल्चर के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर कमी आई है यहाँ पे। हुँ, वो जो भांगड़ा और गिद्दा था ना,
वो जी, कम हो गया है। कम वो हो जो गया है। मक्की की रोटी सरों का साग था, जी, वो कहीं न कहीं पिज़्ज़ा में और मोमोज़ में तब्दील होता जा रहा है, जी, इसमें कोई जी। दो राय नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो बहुत, और जो एक सत्कार था, हुँ, पंजाब की मेहमान नवाज़ी जी, दुनिया में थी। जी, दुनिया में कहा जाता था कि पंजाब के लोग कहीं चले जाओ तो बड़ी मेहमान नवाज़ी करते हैं। राइट। लेकिन अब वो मेहमान नवाज़ी करने वाले नहीं है यहाँ पे। हुँ, पूरे-पूरे गाँव खाली पड़े हैं भई, हुँ, और जो हैं, उनको रोज़गार नहीं है, जी, इसलिए वो बाहर जाते हैं फिर यहाँ बाहर से निकल जाते हैं। के। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए पहले से पंजाब की खुशहाली में फ़र्क पड़ा है। फ़र्क पड़ा है, बिल्कुल सही बात है। मैं बात करना चाहूँगा कोविड के टाइम की। आपने उस टाइम पे डेड बॉडीज़ को क्रीमेट किया था, सत्कार दिया था। तो लोग सोचते हैं ज़िंदा के बारे में, लेकिन आपने मुर्दा को भी एक दोबारा से रिस्पेक्ट दी वो। तो वो ख़्याल कैसे आया मन में? लोग तो मुझे पागल कहते थे उस समय। बहुत लोगों ने कहा एक बारी, मेरे को याद है मैं एक बॉडी लेके गया किसी के घर पे। हुँ, हुँ, हुँ। घर से शमशान लाया था सच्ची, तीसरे मरले पे पड़ी थी। अच्छा, तो वो, मैं खुद भी एम्बुलेंस बहुत चलाता हूँ, मुझे लोग एम्बुलेंस मैन भी कहते हैं वहाँ। ओके। हमारे पास बहुत एम्बुलेंस है वहाँ। हुँ, 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 हुँ। और कोविड में तो पूरी दिल्ली डिपेंडेंट थी शहीद भगत सिंह सेवादल पे। जी। जब मैं डेड बॉडी लेके आया तो उन्होंने अपनी जेब में से पता नहीं 5-10 हज़ार रुपया निकाला और मुझे देने का प्रयास किया। हुँ, तो मैंने कहा नो, पैसे नहीं चाहिए मैं आपके, आपका काम हो गया, हमें इसी में खुशी है। हुँ, तो वो आपस में बात कर रहे थे, कह रहे रख ले यार, सरदार पागल है, दे देंगे किसी और को। तो मुझे उस पागलियत में खुशी होती है। जी। ये लोग तो भगत सिंह को भी पागल कहते थे। हुँ, जिनके अंदर जुनून होता है ना, उनको लोग पागल ही कहते हैं, और पागल ही कुछ कर सकते हैं, बता दूँ मैं आपको। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। बहुत कुछ देखा मैंने उस कोविड के अंदर। हुँ, अपनों को अपनों से धोखा करते हुए देखा। हुँ, जिन बच्चों के लिए माता-पिता झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, हुँ, कमाई लेके आते हैं, हुँ, उनके लिए घर बनाते हैं, हुँ, उन बच्चों ने माँ की लाश को हाथ लगाने से मना कर दिया। किसी ने अंगूठियाँ उतारी, किसी ने बालियाँ उतारी। हुँ, जो गुरबानी में प्रत्यक्ष लिखा था ना, मैंने देखा अपने यहाँ। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। सब अपने-अपने सुखों को लगे हुए थे। जी, लेकिन अगर किसी ने काम सबसे ज़्यादा किया हुँ, उस कोविड में, जी, डॉक्टरों ने किया, जी, टेक्नीशियंस ने किया, नर्सेज़ ने किया, एम्बुलेंस ड्राइवर ने किया, शमशान घाट के कर्मियों ने किया, एनजीओज़ ने किया, हमारे ड्राइवरों ने बहुत काम किया उस समय। हुँ, डॉक्टर अलग चीज़ है, हॉस्पिटल अलग चीज़ है। हुँ, बिल्कुल बात सही। समझिए आप, बिल्कुल। हॉस्पिटल एक इंडस्ट्री है। जी, जी, जी। जैसे अभी आपने सुना होगा एक जीरकपुर की बच्ची ने हॉस्पिटल में रिज़ाइन कर दिया अभी थोड़े दिन पहले, हुँ, कि मैं नहीं कर सकती काम, कि साइन तो हमारे कराते हैं और ज़बरदस्ती लोगों को वेंटिलेटर पे रखते हैं, ज़बरदस्ती कहते हैं आईसीयू में रखो, बिल बनाओ इनका मोटे से मोटा। हुँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि डॉक्टर, नर्सें ये भगवान के रूप में हैं, बिल्कुल सही। लेकिन जो इंडस्ट्री चला रहे हैं उनको हुँ, क्या लेना-देना, वो डॉक्टर ही नहीं है खुद। बड़ी मज़ेदार बिज़नेसमैन है। बात है हाँ जी। कि बहुत सारे हॉस्पिटलों के जो मालिक हैं वो डॉक्टर नहीं हैं, हुँ, 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 हुँ। बहुत बड़े-बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं। जी, जी, जी। तो ये सीख भी मुझे मिली कोविड के अंदर, तो मैंने हुँ, बहुत कुछ देखा है, बहुत बहुत कुछ देखा है। 4266 डेड बॉडी हमने क्रीमेट की हैं कोविड के अंदर, हुँ, पेशेंट को हिसाब ही कोई नहीं है। जी। लेकिन अपनों को अपनों से धोखा करते हुए देखा है। सबसे बुरी बात तो यही है। आखिर में एक सवाल पूछूँगा आपसे, अगर आपके सामने एक कमरे में पंजाब के लीडर्स हों, पंजाब के ऑफ़िसर्स हों, तो उन्हें आप क्या कहेंगे? मैं लाइक आपका क्वेश्चन नहीं समझा। अगर एक सिचुएशन हो जिसमें आपके सामने एक कमरे में पंजाब के लीडर्स हों, पंजाब के ऑफ़िसर्स हों, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे एक चीज़? मुझे लगता है उनको सब कुछ पता है ये बातें। मुझे कुछ हुँ, नहीं कहना चाहूँगा, जी, क्योंकि जो ज़मीर है ना, अखलाक है, वो जी। किसी के देने से नहीं आता है, हुँ, यहाँ से आता है वो अखलाक। जो सेवा होती है वो यहाँ से होती है। जी, किसी को कह के आप ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जो भी आज भी किसी भी नाम पे, धर्मांतरण के नाम पे, नशे के नाम पे, हुँ, बच्चों को बाहर भेजने के नाम पे पंजाब के साथ धोखा कर रहे हैं, वो अपनी मातृभूमि के साथ कर रहे हैं, हुँ, अपनी माँ के साथ कर रहे हैं। हुँ, और एक चीज़ मैं और बड़ी देखता हूँ पंजाब में, जो हमारे कमीशन में आ रही है, मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि ज़मीनों के झगड़े बहुत आते हैं हुँ, पंजाब में। हुँ, और एक भी झगड़ा ऐसा नहीं है जिसमें कि कोई ये कह दे कि मेरी ज़मीन सरकार ने घेर ली
या फला बदमाश ने घेर ली, या नो, आपस में भाइयों के झगड़े हैं सबके। मतलब जिस बाप दादा ने बेचारों ने मेहनत से वो जमीन बनाई थी, आज उसके लिए वो ऐसे लड़ रहे हैं जानवरों की तरह, कोर्टों में जा रहे हैं, कमीशन में आ रहे हैं। तो मैं तो उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भाई यार अपनी माँ को तो मत बांटो यार, मातृभूमि को तो मत बांटो कम से कम। पता नहीं कैसे कैसे आपके बाप दादा ने बनाई है, कम उसमें खेती कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे उसके लिए लड़ो मत आपस में आप। ये उससे बदनामी हो रही है पंजाब की, सारे कोर्ट भरे पड़े हैं उससे। रोज आते हैं हमारे पास, आज भी 10 मेरे को फोन आए घर बैठे हुए कि शंटी जी मेरे भाई ने जमीन घेर ली, मेरी बहन ने जमीन घेर ली। ये बहुत खतरनाक मामला है ये। इससे हमारी कहीं ना कहीं बदनामी भी हो रही है, और पंजाबियत का जो एक चेहरा था वो आलोप होता जा रहा है एकदम से। फिर तो हम आम लोगों की तरह हो गए ना, आम सिटीज की तरह हो गए। जो पंजाब का एक कल्चर था कि जो आता है उसको यहाँ स्वागत मिलता है, जो आता है उसको मान सम्मान मिलता है, हम आपस में नहीं मान सम्मान दे रहे। हम अपने बच्चों को ही मान सम्मान नहीं दे रहे, अपने माता पिता को नहीं दे रहे, तो फायदा कोई नहीं। और मैं सबसे बड़ी बात और कहूँगा, बात मेरी थोड़ी सी कड़वी है, लोगों को कड़वी लगती है और क्रिटिसाइज भी करते हैं लोग मेरे को इस बात पे। मैं सभी जितने माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे अपील करता हूँ कि जीते जी अपने बच्चों के लिए सब कुछ ना करें कभी भी। जिस माँ बाप ने जीते जी सब कुछ अपने बच्चों के लिए कर दिया है, वो भीख मांग रहे हैं, वो वृद्धाश्रम में है, अनाथालय में है वो, क्योंकि उनकी जब तक गरज बनी रहेगी, उनको लगेगा कि माँ के नाम मकान है, बाप के नाम मकान है, जब जाएगा तो मिलेगा। जब पता सब कुछ मेरे नाम हो ही गया, तो मुझे जरूरत भी क्या है इनकी, यूज एंड थ्रो। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सभी बुजुर्गों को खास करके कि जीते जी अपने बच्चों के नाम वो कुछ ना करें, विल बना दें आप कि जो सेवा करेगा उसके नाम होगा। और फिर भी लगता है उनको कि किसी ने सेवा नहीं करी, तो जरूरी नहीं हो, पट्टा लिखवा के नहीं आए कि उनको ही मिलनी है वो। फिर माँ बाप खुद अपना डिसीजन लें कि हमको ये जमीन को किस धर्मार्थ में यूज करनी है, अच्छे काम में लगाएं, समाज के काम में लगाएं। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। मुझे पता है कि जब मैं बोलूंगा तो बहुत सारे जो नौजवान है वो कहेंगे सरदार हमारे माता पिता को भड़का रहे हैं सरदार जी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं नहीं परवाह करता। मैं अपने पॉडकास्ट में स्पष्ट बोलता हूँ और बुजुर्गों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और जितने हमारे मंदिर गुरुद्वारे हैं, करोड़ों रुपए का फंड है जी। पहले कल्चर था जैसे गुरुद्वारे में, मंदिर में किसी की शादी होती थी, बिस्तरे देते थे, बर्तन देते थे। आज उसकी जरूरत नहीं है, सब डेस्टिनेशन मैरिज होती हैं, होटलों में होती हैं, ये वो। आज इन्हीं गुरुद्वारों में जो फंड है, आप डायलिसिस सेंटर बनाइए ना वहाँ पे, आप वहाँ पे वेंटिलेटर लगाइए, वहाँ पे आप जितने टेस्ट होते हैं MRI वगैरह उसकी मशीनें लगाइए, आप एम्बुलेंस बनाइए एक अपनी। अब ऐसे जोड़िए लोगों को। देखिए समय की पुकार होती है। अब जो हमारा जो निशान साहब होता है, आपको पता है क्यों लगाया जाता है? बताओ। मुझे नहीं पता। किसी को भी नहीं पता जो आज के जमाने में। अगर हम पीछे चले जाएं 500 साल पहले, 400 साल पहले, इसका एक मकसद था कि दूर से कोई यात्री जा रहा है, उसे निशान साहब दिख गया, उसे एक दिल के अंदर सांत्वना रहती थी कि मुझे यहाँ भोजन भी मिल जाएगा और रहने का भी मिल जाएगा, ठीक, विश्राम भी मिल जाएगा। वो उस समय की नीड थी, आज वो नीड नहीं है, ठीक। आज उस नीड को बदल दीजिए ना आप। जैसे मैंने बताया पहले बर्तन थे, बिस्तरे थे, देते थे, पतीले देते थे, अब कोई नहीं लेता है वो। अब उसमें आप जगह बदल दीजिए, कॉन्सेंट्रेटर रखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर रखिए, जिसको जरूरत है ले जाओ, वापस जमा करा जाओ आप। क्योंकि अगर कोई आज एक कंसेंट्रेटर खरीद के रखेगा 50,000 रुपये चाहिए। हमारे गुरुद्वारों में तो फंड ही इतने हैं, वो हर साल ये सोचते हैं अब सोना कहाँ लगाएं, अब कारपेट कौन सा बदलें। करोड़ों रुपए के पत्थर लगा के टाइलें उसके ऊपर फिर कारपेट बिछा देते हैं। तो क्यों ना ये चीजें बनाई जाएं, क्यों ना हम इस ट्रेंड को चेंज करें, और नौजवान पीढ़ी क्यों नहीं इसमें आगे आ सकती है। बिल्कुल सही बात है। ये मेरी आप सबसे अपील है बस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू सो मच।